ही का तमाम ये तंगो दीवार है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए कहूं या जीडीपी के विश्लेषण के लिए, आज जीडीपी के आंकड़े आ गए। कल मैं आपको बता के गया था कि आंकड़े आ जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन समझिएगा हमारे साथ। अंशुमान जी आ गए हैं जीडीपी के आंकड़ों का पूरा विश्लेषण करने, पूरे आंकड़े आपको गहराई से समझाने, बताने। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें। दिन की सबसे बड़ी खबर तो होगी जीडीपी के आंकड़ों पर और मैक्रो नंबर्स पर, लेकिन कुछ खबरें और भी हैं। और क्या है जो आज मनी सेंट्रल में डिस्कस होगा, पहले ये जानते हैं। शुरुआत करेंगे आज मॉनसून की खबर के साथ। क्या है मॉनसून का ताजा अपडेट? महंगे होने लगे ई स्कूटर, पहले भी आपको बताया था, सब्सिडी जाएगी, दाम बढ़ेंगे। बढ़ने लगे, कहां बढ़े, कितने बढ़े, ये जानेंगे। सरकार क्यों बना रही अनाज भंडार की बड़ी क्षमता? सरकार ने बड़े निवेश की घोषणा की है, देश में बड़े बड़े अनाज के स्टोरेज बनाए जाएंगे। क्यों बना रही है सरकार, क्या उद्देश्य है इसके पीछे, कैसे बनेगी स्कीम, कैसे काम करेगी, इसकी भी विस्तार से चर्चा करेंगे। चीन की टेलीकॉम कंपनियों को भारत में नो एंट्री, मना कर दिया है साफ साफ कि नहीं भाई, चीन की कंपनी की भारत में एंट्री नहीं होगी। क्या मामला है, क्या मसला है इसके पीछे, ये जानेंगे। क्या बताया जीडीपी के आंकड़ों ने, और आरबीआई को क्यों सता रही जमाकर्ताओं की चिंता? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने कल कहा कि भैया शेयर होल्डर से ज्यादा ध्यान रखिए जमाकर्ताओं का, क्योंकि बैंक दरअसल इन्हीं के दम पर चल रहे हैं। इस समय ये बयान का क्या मतलब है, क्यों बयान इस समय आया, क्या कुछ ऐसा है जिसकी रोशनी में यह बयान दिया गया, ये जानेंगे, समझेंगे, इस बयान के मायने को निकालेंगे। शुरुआत करते हैं मॉनसून की खबर के साथ। मॉनसून के आगे बढ़ने में देरी की आशंका जताई जाने लगी है। मौसम विभाग ने 4 जून को केरल में मॉनसून आने का अनुमान लगाया है। 6 जून के आसपास अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार हैं। अगर चक्रवाती तूफान में तब्दील होता है तो फिर उससे बारिश आगे देरी होगी, आगे बढ़ने से देरी हो सकती है। सर, मॉनसून में क्या परिस्थिति बनती देख रहे हैं आप? शुभम, कुछ इस बार चूंकि एल नीनो का असर है और इसलिए मानसून के दौरान इस समय अरब सागर में जो जिस तरीके की के मौसमी गतिविधियां दिख रही हैं वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। आमतौर पर इस मौके पर बादलों को बनने के लिए और तट से अंदर तक आने के लिए सहारे की ज़रूरत है। पर जो मौसम विभाग के आंकड़े बता रहे हैं, जो सेटेलाइट से तस्वीरें बता रही हैं, वो दिख रही है कि अरब सागर के अंदर एक ट्रॉपिकल स्टार्म का या ट्रॉपिकल चक्र साइक्लोन की संभावनाएँ बनती दिखाई दे रही हैं। जून मानसून के ऑनसेट का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे संवेदनशील महीना होता है और हम चित्र सामने देख रहे हैं तो हमें दिखता है कि इसी दौरान जो ट्रेड विंड्स हैं, जो पीछे से आने वाली हवाएं हैं, वो बादलों को तट तक लाती हैं। लेकिन अगर इस दौरान यहाँ कोई मानसून तूफान जैसी गतिविधि, स्टार्म या चक्रवात जैसी गतिविधि दिखाई देगी अरब सागर में, तो इसका असर मानसून के आगे बढ़ने पर पड़ेगा, बादलों के बिल्डअप पर पड़ेगा। और इसलिए इस बात की संभावना जाहिर की जा रही है कि मानसून का ऑनसेट जो 4 जून को होने वाला है वो उतनी तेज़ी के साथ, उतनी रफ्तार के साथ शायद नहीं हो सकता है। मौसम विभाग, भारत का मौसम विभाग और जो निजी एजेंसियां भी हैं, स्काईमेट जैसी एजेंसियां, वो इस समय इस सबसे बड़ी गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं जो अरब सागर में बन रही है। जून में एक साइक्लोनिक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता और इसलिए हम इस पर भी हम भी करीब से नज़र रख रहे हैं और आपको बताते रहेंगे कि किस साल का मानसून भारत की जीडीपी के लिए, विकास दर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर इसके रास्ते में कोई तूफान आकर खड़ा होता है तो इसके तट तक आने में देरी भी होगी और एक कमज़ोर भी हो सकता है। सरकार ने फेम 2 स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी को घटा दिया है। सब्सिडी के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। सब्सिडी घटाने के बाद कंपनियों ने अपने इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की कीमतों में इजाफा करना शुरू कर दिया है। कंपनियों ने कीमतें 10,000 रुपये से लेकर 22,000 रुपये तक की रेंज में बढ़ाई हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा। पहले ये 15,000 रुपये हुआ करती थी। किन कंपनियों ने बढ़ाए, कितने दाम बढ़ाए? शोम, 1 जून से अब बाजार में मिलने वाले ई स्कूटर पर सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सरकार करीब 15% से 40% तक के अलग अलग मिक्स स्तर पर सब्सिडी देती थी, जो सब्सिडी के आधार पर ये वाहन सस्ते होते थे। अब सारी प्रमुख कंपनियां, ओला ने, एथर ने, मैटर ने, इन सब ने अपने ई स्कूटर्स की कीमतें बढ़ा दी। जो आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से 15,000 से 30,000 रुपये तक की कीमतें ई स्कूटर की बढ़ी हैं सब्सिडी कम होने के कारण। और सब्सिडी कैप कम होने के बाद की संभावना को देखते हुए ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में
में ई स्कूटर की बिक्री में भी कमी होगी, क्योंकि भारत का जो ई स्कूटर मार्केट है वो वैसे भी काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। और ईवी की सेल जो पिछले सालों में हुई थी, जो पिछले साल दिखाई दी थी, वो सब्सिडी के कारण दिखाई दी थी। अगर ई स्कूटर की कीमत 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर निकल जाती है तो भारत में बहुत सारे लोगों के लिए उसे खरीदना या उसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। सरकार ने देश के भीतर सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन की फूड स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का फैसला किया है। इस योजना के ऊपर करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च भी करेगी सरकार। इस योजना को विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना कहा गया है। मौजूदा समय में देश में 1450 लाख टन फूड स्टोरेज कैपेसिटी है। देश के 10 चुने हुए जिलों में इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। सर, पहला और सीधा सवाल, क्या है ये योजना? 1 लाख करोड़ रुपए की अन्न भंडारण योजना को कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। योजना यह है कि देश के हर ब्लॉक में ग्रेनरीज या अनाज भंडारण के केंद्र बनाए जाएंगे। शुरुआत में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उन्हें इसे चलाने के लिए दिया जाएगा। पायलट स्तर पर ये शुरुआती तौर पर कुछ 10 जिलों में इसे लागू किया जाएगा। इसे फिनांस करने के लिए स्पष्ट नहीं कि कौन सी स्कीमों का पैसा होगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि जो मौजूदा स्कीम है उनके पैसे का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा और बाकी बची हुई लागत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोन के जरिए पूरी की जाएगी। ये पूरी योजना इस तरह से काम करेगी जिससे कि अब अभी तक भारत में जो अनाज का भंडारण होता था वो राज्य स्तर पर होता था। एफसीआई अनाज का भंडारण करती थी या अनाज के भंडारण के लिए एफसीआई प्राइवेट सेक्टर से गोडाउन और उनके वेयर हाउसेस किराए पर लेती थी। आमतौर पर यह प्रक्रिया थी, पर अभी डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकृत ढंग से हर ब्लॉक में अनाज के भंडारण की व्यवस्था की जा रही है और इसीलिए इस स्कीम को दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम कहा गया है। जैसा शुभम ने अब आपको बताया कि करीब 145 मिलियन टन की कैपेसिटी है ग्रेन स्टोरेज की। यह माना जा रहा है कि अगर ये स्कीम प्रॉपरली लागू होती है तो सरकार का लक्ष्य इसे बढ़ाकर 215 मिलियन टन की स्टोरेज कैपेसिटी में बदला जाएगा। पर इस स्कीम में कई सारे पेच और सवाल भी हैं। सर, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? ज़रूरत को लेकर थोड़े से अलग अलग तरीके के बिंदु सामने दिखाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से कल कहा गया कि इस स्कीम को कैबिनेट ने इसलिए अप्रूव किया है क्योंकि किसानों को डिस्ट्रेस सेल से बचाना है। यानी किसानों के पास अगर अतिरिक्त अनाज है या डिस्ट्रेस है तो वो इस भंडारण क्षमता का इस्तेमाल करके बेच सकते हैं। अब किसे बेचेंगे, इसका मतलब सरकार इसे खरीदेगी, तभी इस भंडारण में रखा जाएगा। दूसरा ये कहा गया कि किसानों को बेहतर मूल्य देने के बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने में ये व्यवस्था मदद करेगी, क्योंकि अभी तक अनाज भंडारण की व्यवस्था में साल में सीजनल खरीद होती थी, लेकिन अब इससे बेहतर बाजार में मूल्य मिलेगा। तीसरी चीज़ जो सरकार ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम होगी। हालांकि अनाज को लेकर हमारी आयात पर निर्भरता नहीं है। आमतौर पर अनाज हम आयात नहीं करते हैं। आयात में हमारे पास केवल दलहन और तिलहन हैं जो हमारे प्रमुख आयात हैं। और दूसरा ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि इससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार की संभावनाएं बनती दिखाई देंगी। पर जैसा हमने कहा कि इसमें कुछ खास किस्म के अंदर विरोध भी दिखते हैं। सर, आगे अब बाजार पर इसका क्या असर होगा सीधा? अब ये अंतर विरोध हैं जिन सवालों का जवाब हमें इस स्कीम के साथ दिखाई देगा। ये स्कीमें बता रही है कि सरकार अनाज के बाजार में और ज़्यादा दखल करने जा रही है, इंटरवीन करने जा रही है। जब हम कृषि कानूनों की बात सुन रहे थे तब तक ये चर्चा कही जा रही थी कि सरकार सिर्फ अपनी ज़रूरत भर का अनाज खरीदे, जितना अनाज उसको राशन प्रणाली के तहत बांटना है। इसके अलावा अनाज के भंडारण और उसकी खरीद में उसे दखल नहीं देना चाहिए, बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए। ये स्कीम ऐसा लगता है जैसे सरकार बाजार में और ज़्यादा खरीद करने जा रही है, क्योंकि भंडारण की क्षमता सरकार खुद तैयार कर रही है। और ये भी कहा गया सरकार की तरफ से इस बयान में कि जो बजट की इसमें जो स्कीमें हैं उनके पैसे का इसमें इंतजाम किया जाएगा। अब अगर सरकार वैसे भी बाजार की सबसे बड़ी ग्राहक है और इसे खरीदने जा रही है तो इस अनाज की खरीद पर सब्सिडी का क्या होगा, फिर फूड सब्सिडी के बिल का क्या होगा, फिर वो बहसें जो कृषि कानूनों के साथ शुरू हुई थी कि सरकार को फूड सब्सिडी का बिल सीमित करना चाहिए, बाजार के हवाले कर देना चाहिए खरीद को, उसका क्या होगा। उस संदर्भ में ये स्कीम थोड़ी सी असंगत सी लगती है, क्योंकि खाद्य इकोनॉमी की चर्चा के तौर पर तो पहला तो ये असर है कि अगर सरकार इतनी बड़ी भंडारण क्षमता खुद अपने पास तैयार करना चाहती है तो उसे और ज़्यादा फूड सब्सिडी देनी पड़ेगी और ज़्यादा अनाज की खरीद करनी पड़ेगी और ज़्यादा लंबे समय तक अनाज का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है प्राइम FSA। अब सरकार इसके जब ब्यौरे जारी करेगी तो पता चलेगा कि ये इसकी खरीद का बजट कौन देगा, इसे खरीदेगा कौन किसानों से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि सरकार बाजार की सबसे बड़ी ग्राहक है अनाज बाजार की, और अगर अनाज बाजार में सरकार सबसे बड़ी खरीदारी करेगी तो डिस्ट्रेस की स्थिति में तो किसानों को फायदा होगा, पर बाजार में कीमतों को ऊंचा रखने में भी
कीमतों की अनाज की कीमतों को कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होगी। जैसे इस साल हम देख रहे हैं कि बाज़ार में जब अनाज की आपूर्ति कम है तो सरकार को अनाज नहीं मिल रहा है, किसानों ने अपने पास अनाज रोका है, बाज़ार में अनाज की कीमतें ज़्यादा हैं। तो बाज़ार अपनी मांग और आपूर्ति की प्रक्रिया से चलता रहे या सरकार बार बार अनाज के बाज़ार में दखल करे, इसे लेकर थोड़ी दुविधा इस स्कीम की रोशनी में दिखाई देती। आयात वाली बात हमें थोड़ी सी समझनी होगी कि सरकार फूड का इम्पोर्ट तो करती नहीं है, तो इस अनाज का भंडार का क्या होगा। और तीसरी और आखिरी बात शुभम, इतने बड़े अनाज भंडार का होगा क्या, क्योंकि सरकार तो जो मुफ्त राशन योजना थी उसमें पिछले साल कटौती कर चुकी है, उसे सिकोड़ कर सीमित स्तर पर ला चुकी है और अब धीमे धीमे ये माना जा रहा है कि मुफ्त अनाज और राशन की योजना को भी सीमित किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को जो सही पात्र हैं उन लोगों को दिया जाएगा। तो इस अनाज भंडार का क्या होगा, इतने बड़े अनाज भंडार का जो भारत में तैयार होगा, इसका इस्तेमाल क्या होगा अगर ये मुफ्त लोगों को नहीं बांटा जाएगा और सब्सिडी पे नहीं दिया जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी हमें नहीं मिला है, लेकिन इस स्कीम के साथ आने के साथ हमें पता चलेगा कि क्या फूड पॉलिसी को लेकर, फूड स्टोरेज को लेकर, फूड मैनेजमेंट को लेकर सरकार के नज़रिए में कोई बड़ा बदलाव हुआ है। इस स्कीम से कुछ ऐसा ही संकेत मिलता है। देश में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आवेदन के लिए फिर से विंडो खोल रही है। फिर से क्यों खोल रही है? क्योंकि पहले भी आवेदन के लिए विंडो खोली गई थी, लेकिन उन आवेदनों में कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब नए सिरे से आवेदन के लिए गुरुवार को विंडो खोल दी गई है और ये विंडो दिसंबर 2024 तक खुली रहेगी। सर, पहली बार ये प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाए? ये भारत की सबसे महत्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर उत्पादन की क्षमताएं की योजना थी। इसे पीएलआई के तहत डाला गया था। सरकार इसके लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना चाहती थी। सरकार ने बड़ी घोषणाएं की थी कि भारत में जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने आएंगी कंपनियां, उन्हें इसके लिए सहायता दी जाएगी। ये प्रयोग असफल नहीं हुआ, ये सफल साबित नहीं हुआ, ये स्कीम नहीं चली। इसकी दो बड़ी वजह थी। एक सबसे बड़ी वजह, पहले में जो दो प्रमुख प्रपोजल्स थे, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियाँ दुनिया में बहुतेरी नहीं हैं, सीमित कंपनियाँ हैं जो पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर बनाती हैं, उनके पास तकनीक और क्षमता है। तो दो प्रपोजल थे। पहला प्रपोजल फॉक्सकॉन का था जो जॉइंट वेंचर था, करीब $10 बिलियन के आसपास का निवेश सेमीकंडक्टर में भारत में होना था। काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी कि फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर के आसपास का निवेश करेगी। करीब इनिशियली $3 बिलियन का निवेश शुरुआत में किया जाएगा और जो चिप कंसोर्टियम है, इंडिया चिप कंसोर्टियम ICMC, इसके साथ मिलकर ये संयंत्र लगाएगी। लेकिन बाद में और इसके लिए इन्होंने इजराइल की जो चिप मेकर कंपनी है टावर, उसके साथ संधि करने की और एग्रीमेंट की कोशिश की थी। ये पूरी प्रक्रिया रुक गई क्योंकि इंटेल ने टावर का अधिग्रहण कर लिया और बीच में ये पूरा प्रोजेक्ट जो आने वाला था वो फंस गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ वो ये हुआ कि दूसरी जो बड़ी चिप का निवेश आने वाला था वो वेदांता का था, जो ताइवान फॉक्सकॉन के साथ आने वाला था। वो प्रक्रिया भी तेजी से आगे नहीं बढ़ी क्योंकि इसमें एक यूरोप की कंपनी है STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्टनर है, उसके साथ अभी बातचीत नहीं बन पा रही और धीमे धीमे इसकी समय सीमा निकल गई। भारत को चिप हब बनाने की या सेमीकंडक्टर का हब बनाने की जो कोशिशें थी वो सफल नहीं हुई और सरकार को इस स्कीम पर दोबारा वापस लौटना पड़ा, पहली चीज। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की क्षमताएं बढ़ाने की होड़ लगी है। हम आपको मनी सेंट्रल में इससे पहले बताते रहे कि चीन और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर एक किस्म का व्यापार युद्ध चल रहा है। अमेरिका की सरकार ने सेमीकंडक्टर की क्षमता स्थापित करने के लिए विशेष बड़ा सब्सिडी कार्यक्रम लॉन्च किया है जो बाइडेन ने आते ही किया था, क्योंकि कोविड के दौरान दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज थी। अमेरिका सेमीकंडक्टर के लिए चीन पर निर्भरता सीमित करना चाहता है और इसलिए दुनिया के कई देश सेमीकंडक्टर क्षमताएं बना रहे हैं जहां वो अपने यहाँ निवेशकों को बड़ी सब्सिडीज दे रहे हैं। उनकी तुलना में भारत की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी शायद उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है। दूसरी बड़ी वजह थी, इसलिए भारत में भी फिलहाल सेमीकंडक्टर बनाने की जो योजना थी उसको धक्का लगा है या वो रुकी है। अब ये देखा जाएगा कि अगले साल तक नए सिरे से कौन सी कंपनियाँ भारत में इसे बिड करती हैं, क्योंकि भारत ने ये लक्ष्य रखा था, जो पॉलिसी आई थी, जिस पॉलिसी के आधार पर ये स्कीम जारी की गई थी, उसमें 2026 तक ये लक्ष्य रखा था कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $63 बिलियन का हो जाएगा और उस $63 बिलियन के मार्केट के लिए कुछ खास बड़ी क्षमताएं भारत के भीतर भी होनी चाहिए। सर, अब दूसरी बार आवेदन किया गया है, कंपनी आएंगी? देखना होगा कि भारत अभी स्कीम के ढांचे में तो कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता शुभम, क्योंकि स्कीम को तो उसी तरह दोबारा ओपन किया गया। जो सब्सिडी का चैलेंज है, पहली चीज़ तो है कि कुछ ही ऑपरेटर्स हैं, जिन ऑपरेटर्स के बीच में अभी काफ़ी उथल पुथल मची, जिनका हमने आपको नाम लिया, टावर है या जो STM माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है या फॉक्सकॉन है। कुछ कंपनियां हैं जो दुनिया में निवेश
निवेश करती हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि वो कंपनियां अभी आपस में जो पुनर्गठन की प्रक्रिया में उससे निकल पाएंगी और तब वापस आएंगी। दूसरी चीज़ ये कि जो सब्सिडी दी जा रही है दुनिया में सेमीकंडक्टर उत्पादन के अलग अलग देशों में, वो कितना उस पर भारत कितनी प्रतिस्पर्धा कर सकेगा, क्योंकि उन देशों में सेमीकंडक्टर के लिए सब्सिडी के साथ अन्य सुविधाएं भी हैं जो भारत में भी बनने में समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं सर। अगले खबर 2000 रुपए के नोट से जुड़ी। 2000 रुपए के नोट का सर्कुलेशन बंद होने और नोट बैंकों में जमा होने से बैंकों की लिक्विडिटी की समस्या फिलहाल दूर होने लगी है। बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया। सर्कुलेशन बंद होने से पहले बैंक लिक्विडिटी की समस्या से जूझ रहे थे। उधर नोट बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था में कुल करेंसी सर्कुलेशन में भी कमी आई है। बीते एक हफ्ते के दौरान कुल करेंसी सर्कुलेशन 36,000 करोड़ रुपए घटा है। क्या असर होगा सर इसका? मनी मार्केट के रेट्स के ऊपर हमें असर दिख रहा है। जैसे हमने जब 2000 रुपए के नोट को बंद करने की और उसे लीगल टेंडर न रखने की सितंबर के बाद तक की घोषणा की गई थी, तब हमने अपनी चर्चाओं में बताया था कि एक इमीडिएट लिक्विडिटी पुश आएगा बाजार में, क्योंकि ये जो नोट्स बाजार में उपलब्ध थे ये वापस बैंकों के सिस्टम में आएंगे। दूसरी तरफ बाजार में करेंसी का लीकेज कम होगा। तो 36,000 करोड़ रुपए के आसपास करेंसी इन सर्कुलेशन कम हुई और वो 36,000 करोड़ रुपए की करेंसी बैंकों के पास आ गई और इसलिए बैंकों के पास हमें लिक्विडिटी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही। इसका तात्कालिक असर हमें मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पर दिखाई भी दिया है और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का असर हमें उन शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट पर भी दिखाई दिया है जो बैंक ग्राहकों को देते हैं 1 महीने की दरों पर। लेकिन ये प्रक्रिया थोड़े ही समय के लिए, लिक्विडिटी का जो पुश आया है ये थोड़े समय के लिए स्थायी रहेगा, क्योंकि नोट तो अंततः प्रचलन से बाहर कर दिए जाने हैं, तो इतनी लिक्विडिटी बाद में फिर खत्म हो जाएगी। चीन की टेलीकॉम मोबाइल उपकरण बनाने वाली कंपनी हुवाई और ZTE को भारतीय दूरसंचार उद्योग से बाहर रखा जा सकता है। दरअसल सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं को देखते हुए इन कंपनियों को विश्वसनीयता प्रमाण पत्र जारी करने की कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इनको जल्दी भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी। सर हिचक क्या है सरकार को? ZTE और हुआवे को भारत सरकार पहले ही दूर रख चुकी है। जैसे जब भारत ने 5G के लाइसेंस दिए थे उसी समय तय हो गया था कि हुआवे उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। हालांकि हुआवे दुनिया में एक बड़ी 5G इक्विपमेंट वेंडर और सप्लायर है, लेकिन भारत के इस कार्यक्रम से उसे अलग रखा गया था। चिंताएं वही हैं कि चीन की कंपनियों के साथ सुरक्षा संबंधी, स्पिनॉज संबंधी, जासूसी संबंधी कई सारे शक शुबे हैं और खासतौर से टेलीकॉम को लेकर हैं। अमेरिका में भी चीन की टेलीकॉम कंपनियों पर कई तरीके की पाबंदियां हैं। चीन की टेलीकॉम कंपनियां सस्ते इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, बड़े नेटवर्क हैं, आधुनिक तकनीक है, पर उनकी विश्वसनीयता खतरे में है। जो मौजूदा संकेत इसलिए बने क्योंकि चीनी कंपनियों को लेकर भारत में फिर से थोड़ी सी नीति बदलने की, उदारता की तैयारी दिखाई दी थी। आपको याद होगा कि भारत सरकार में कुछ मंत्रालयों ने सरकार से कहा था कि जो चीन से आने वाले इंजीनियर्स हैं उनके वीज़ा जल्दी लगा दिए जाएँ ताकि वो भारत की कंपनियों में जो मशीनें लगी हैं उनको ठीक करने के लिए समय पर आ सकें। कुछ और कंपनियां निजी रास्ते से भारत में आ रही थी, शीन का आना हुआ रिलायंस के साथ। इस संदर्भ में यह सोचा गया था कि क्या भारत में 5G की नई क्रांति की स्थिति में चीन की कंपनियों को लाया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि हुआवे, ZTE जैसी कंपनियों को भारतीय बाजार में आने की इजाज़त फिलहाल अभी नहीं दी जाएगी। सर निवेश को लेकर एक खबर यह है कि पड़ोसी देशों से जो निवेश की सरकार ने रणनीति बना रखी उसमें भी कोई बदलाव की खबर है? हाँ, सरकार ये उस निवेश की बात है जो भारत में विदेशी निवेश आता है उसमें जो पड़ोस के देश हैं, भारत अपने पड़ोस के देशों से आने वाले निवेश को लेकर काफ़ी सतर्क और संवेदनशील है। आमतौर पर पड़ोस से आने वाले निवेश पर इतनी पाबंदियाँ बाकी देशों में नहीं लगती, पर भारत में चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान से आने वाले निवेश को लेकर काफ़ी सख्ती है। तो जो भारत में विदेशी निवेश के जो नियम हैं, जो प्रपोजल्स हैं, जिस नियम के तहत गवर्न होते हैं, वहाँ में 40 से 50 ऐसे प्रपोजल्स अभी पड़े हुए हैं अप्रूवल के लिए जो इन पड़ोस के देशों से आए हैं। लेकिन सरकार फिलहाल इस सख्ती में भी कोई ढील नहीं देना चाहती, ये सख्ती जारी रहेगी। संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंकों ने एयरलाइन मैनेजमेंट के उस आवेदन को ठुकरा दिया है जिसमें मैनेजमेंट ने बैंकों से कर्ज के उस पैसे को रिलीज करने के लिए कहा था जो अभी बैंकों के पास पड़ा है। दो और बड़ी खबरें आई इस ग्रुप से जुड़ी। बैंक ऑफ क्रेडिटर को कमेटी की मंजूरी के बाद ही एयरलाइंस को कर्ज का बचा हुआ पैसा रिलीज करेंगे। दूसरी खबर यह है कि NCLT की तरफ से गो फर्स्ट के लिए नियुक्त अंतरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई ना करें। गो फर्स्ट ने एविएशन रेगुलेटर DGCA से अपील की है कि एयरलाइंस का एयर ऑपरेटर परमिट रद्द ना करें। बचाने की कोशिश है कि किसी तरह एयरलाइंस बच जाए, उड़ जाए।
सर पहले सवाल ये कि बैंक कौन सा पैसा देने को मना कर रहे हैं? शुभम, गो फर्स्ट का जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है गो फर्स्ट के रिवाइवल की संभावनाएं सीमित होती जा रही हैं। अब जो दुविधा है वो सामने जो बैंक्रप्सी प्रोसेस के सामने आई वो ये कि गो फर्स्ट के 200 करोड़ रुपए बैंकों के पास पड़े हुए हैं। जब कोविड हुआ था और कोविड के दौरान भारत में एविएशन उद्योग को और पूरी दुनिया में एविएशन उद्योग पर असर पड़ा था, तब सरकार ने एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम दी थी एविएशन कंपनियों को अपने नुकसानों की भरपाई के लिए, तात्कालिक खर्चे चलाने के लिए। उसके जरिए जो 200 करोड़ रुपए गो फर्स्ट को दिए थे वो बैंकों के पास जमा है। गो फर्स्ट को अपने संचालन शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए, ताकि वो जितने भी जहाज हैं उनको उड़ा सके और उनका कार्यक्रम बता सके डीजीसीए को। बैंकों ने पैसा देने से मना कर दिया। बैंकों ने पैसा इसलिए देने से मना कर दिया क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है, 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज है कंपनी पे। तो अब बैंकों का कहना है कि जो उनके बकाए के कर्ज के निस्तारण की जब तक प्रक्रिया तय नहीं होती तब तक जो भी कैपिटल, जो भी जमा, जो भी डिपॉजिट बैंक में गो फर्स्ट का है वो वापस नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया है। अब यहाँ से गो फर्स्ट के पास तात्कालिक तौर पर जो कैश इनफ्लो है उसकी समस्या दिख रही है, क्योंकि कैश इनफ्लो तो बंद हो चुका है, एयरलाइंस 1 महीने से नहीं चल रही है। इस कैश इनफ्लो के सहारे कंपनी थोड़े बहुत खर्चे करके दोबारा जहाज उड़ा सकती थी, यहाँ फंस गई। दूसरी बात ये कि पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी की कोशिश, और ख़ासतौर से कंपनी को रिवाइव करने की पूरी कोशिश सिर्फ इस बात पर टिकी है शुभम कि ये कंपनी दोबारा शुरू हो पाएगी कि नहीं, यानी इसके जहाज उड़ान भर सकेंगे कि नहीं। और इसके लिए 2 सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं। पहली ज़रूरत यह है कि एयरक्राफ्ट ना चले जाएँ। कंपनी के पास जो एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों ने दे रखे हैं वो बने रहें, उनको कोई अधिग्रहण ना कर ले। और दूसरी बड़ी बात है कि डीजीसीए को भरोसा हो कि कंपनी दोबारा अपनी सेवाएं शुरू कर सकती है। जितना समय बीतता जा रहा है उतनी ही समस्या बढ़ती जा रही है। गो फर्स्ट के पास कोई प्लान नहीं है। एयरक्राफ्ट लीज देने वाली कंपनियां लगातार कानूनी रूप से पैतरे पेशबंदी कर रही कि उनके जहाज उन्हें वापस मिल जाएं, कि उनको उम्मीद नहीं कि कंपनी आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। और इसलिए बार बार डीजीसीए से समय बढ़ाने की मांग की जा रही है कि इनका एविएशन का लाइसेंस कैंसिल न किया जाए। ये इन परिस्थितियों के बीच कब तक डिसाइड होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है गो फर्स्ट की मुश्किलें बढ़ रही हैं। डीजीसीए कब तक इंतजार करेगा सर? डीजीसीए ने को भी 1 महीने का समय दिया है गो फर्स्ट ने, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें जब तक कैश फ्लो नहीं होगा कंपनी के पास दिखाने के लिए अगले 1 साल के 6 महीने के संचालनों के लिए, डीजीसीए कम से कम ये तो मांगेगा कि साल भर चलाने के लिए आपके पास कैश फ्लो है कि नहीं है। डीजीसीए मांगेगा कि साल भर चलाने के लिए आपके पास जहाज हैं कि नहीं है। जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क के थ्रू आप सर्विसेज चलाते हैं, चाहे वो एजेंट्स का नेटवर्क हो या बाकी जो सर्विसेज का, जो ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ का बाकी है, जो किराए देने होते हैं आपको, वो उसके लिए है कि नहीं। ये सारा भरोसेमंद प्लान गो फर्स्ट बैंकरप्ट होने के बाद कैसे प्रस्तुत करेगी, ये बड़ी बात है। तो डीजीसीए भी 1 महीने और इंतजार करने की परिस्थिति में दिखता है, लेकिन ये इंतजार भारी पड़ रहा है यात्रियों पर, क्योंकि भारत में विमान के किराए पिछले 1 महीने 2 महीने के दौरान बेहद तेज़ी से बढ़े, क्योंकि बाजार में उतने जहाज नहीं हैं, उतने एयरक्राफ्ट नहीं है, और इसलिए भारत का एविएशन बाजार ज़बरदस्त महंगाई से जूझ रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। सर्विस सेक्टर में रिकवरी की बदौलत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, जो अनुमान से बेहतर है। अनुमान 7% के आसपास के थे। इससे पहले सरकार ने जो अनुमान जारी किया था उसमें 7% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। सरकार के आंकड़ों में कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्थिर मूल्य पर देश की जीडीपी का आकार 160 लाख करोड़ रुपए के से ज़्यादा रहा। वित्त वर्ष 21-22 में ये 149 लाख करोड़ के करीब था। सालाना आधार पर निजी खपत में हुई बढ़ोतरी की वजह से जीडीपी ग्रोथ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022-23 के दौरान कुल जीडीपी में निजी खपत यानी हमारे आपके खर्च की हिस्सेदारी बढ़कर 58.5% हो गई। हालांकि तिमाही आधार पर देखें तो मार्च तिमाही में कुल जीडीपी में निजी खपत की हिस्सेदारी 55% रही। दिसंबर में ये आंकड़ा 61.6% का था। मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में 6.1% की ग्रोथ देखने को मिली। यही दरअसल असली वजह है। उम्मीद ये थी कि 4, 4.5, 4.4, 4.6 इसके आसपास रहेगी। फिर एक इकोनॉमिस्ट का पोल आया, वो छपा, उसने कहा नहीं 5.1 रह के आसपास रह सकती है, 5.1 के आसपास रह सकती थी। लेकिन जब नंबर आया तो आया 6.1 का। ये अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर था। सर, ये अनुमान से बेहतर आंकड़े क्यों आए? पहली तिमाही का आंकड़ा दिलचस्प है, जिसे हमें देखना ज़रूरी है। पहली तिमाही के आंकड़े में 2-3 फैक्टर ऐसे हैं। एक फैक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ बेहतरी के संकेत देता है और दूसरा एक तकनीकी संकेत है। तो पहले हम देखें कि तकनीकी तौर पर भारत की आर्थिक विकास दर अचानक इस तिमाही में इतनी तेज क्यों बढ़ गई, जबकि पिछली तिमाही से नहीं थी, और इसने सारे अनुमानों को कैसे ध्वस्त किया। उसके लिए हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के आंकड़ों को करीब से देखना होगा।
एक्सपोर्ट की या भारत के आर्थिक विकास दर में जो एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी थी, जो गिरावट थी, वो दिसंबर की तिमाही में काफ़ी तेज थी। चार्ट अगर आप सामने देखें क्रिसिल का तो आपको दिखाई देगा कि जो महत्वपूर्ण Q4 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो दिखाई दिया हमें एक्सपोर्ट की साइड से, क्योंकि जितना एक्सपोर्ट गिरा था 2023 की पिछली तिमाही में उससे कम गिरावट इस बार आई और उसका असर हमें जीडीपी बढ़ने के तौर पर दिखाई दिया। इंपोर्ट्स में भी कमी आई जिसका असर हमें दिखाई दिया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ थी ये कि इन्वेस्टमेंट, जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, ये सरप्राइजिंग फैक्टर था और ये अच्छा फैक्टर भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आखिरी तिमाही में निजी निवेश में बढ़ोतरी दिखाई दी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी दिखाई दी, जिस वजह से इस तिमाही के जीडीपी में वृद्धि हमें दिखाई देती। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो कृषि की विकास दर है। कृषि की विकास दर अनुमानों से थोड़ी ज़्यादा बेहतर रही। रबी की फसल के उत्पादन के आंकड़े को भी इसमें शामिल किया गया। तो एक तकनीकी रीजन और दो वास्तविक रीजन, जिनके आधार पर आपको साल की पहली तिमाही में साल की आखिरी तिमाही में बेहतर आर्थिक विकास दर दिखाई दी है। आगे बढ़ते हैं सर। आंकड़ों के भीतर ऐसा क्या नहीं दिखा जो प्रत्यक्ष रूप से महसूस हो रहा था लेकिन वो आंकड़ों में नहीं दिखा? हाँ, दूसरे अब हम आते हैं उन आंकड़ों को, जिन आंकड़ों को हमें करीब से देखना चाहिए, जो अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में हमें ज़रूरी जानकारी देते हैं। जो सबसे चिंताजनक आंकड़ा इसके अंदर दिखाई देता है वो दिखता है कि भारत में प्राइवेट कंजम्पशन की बढ़ोतरी दर या निजी खपत की वृद्धि दर बराबर कमज़ोर बनी हुई है। और इस तिमाही में भी जो आर्थिक में जो आम लोगों की खपत की वृद्धि दर थी वो केवल 2.8% थी। जो वृद्धि दर अगर आप तुलना करें तो जो कोविड से पहले का हिस्सा था, अगर आप चार्ट में देखें, जो कोविड से पहले का हिस्सा था उससे भी कम है। यानी जो 2020 के चौथे क्वार्टर की विकास दर थी प्राइवेट कंजम्पशन की, इस साल 22-23 के चौथे क्वार्टर में प्राइवेट कंजम्पशन की विकास दर उससे भी कम रही। हालांकि अगर आप बाकी को प्री पैंडेमिक लेवल से तुलना करें चार्ट में, तो ज़्यादातर सेक्टर्स अब रिकवर करके अपने ग्रोथ पर आ गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। पर प्राइवेट कंजम्पशन की वृद्धि दर के साथ दो स्पष्ट रूप से भीतर जाकर देखें तो जिस पर हम लगातार शुभम चर्चा करते रहे कि ये शेयर क्लोज बिल्कुल स्ट्रिक्ट के शेप की रिकवरी का संकेत है, जो हमें आखिरी तिमाही में दिखाई देता है। आखिरी तिमाही में जितनी भी डिमांड हमें दिखाई दी आंकड़ों के भीतर जाकर, वो अर्बन एरिया से आई। रूरल एरिया से डिमांड में लगातार गिरावट दिखाई दे रही है अगर आंकड़ों को और भीतर से देखें। और ये उन इंडिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करते आए कि रूरल एरिया में मांग नहीं है, कंपनियों के पास, FMCG कंपनियों के पास डिमांड नहीं आ रही है, रूरल एरिया में वेजेस नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो आखिरी तिमाही कोविड के असर से उबरने के बाद सबसे तेज विकास दर की तिमाही रही, उस आर्थिक तिमाही में भी भारत में खपत वापस लौटती हुई नहीं दिखाई दी। प्राइवेट कंजम्पशन में बढ़ोतरी होती नहीं दिखाई दी, जिसके बहुत सारे फैक्टर हैं। महंगाई जिसका एक फैक्टर है, आय में कमी जिसका फैक्टर है, रोजगार में कमी जिसका एक बड़ा फैक्टर है। इसने एक महत्वपूर्ण संकेत दिया कि अब इसके बाद अगला जो साल आने वाला है, वहाँ प्राइवेट कंजम्पशन को बढ़ाने की चुनौती और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो बाकी सारे आंकड़े ठीक ठाक हैं, अपनी गति से चल रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसमें कई जगह बेस इफेक्ट है, कई जगह पिछले साल की ग्रोथ रेट के आधार पर देखें तो उसका असर हमें अलग अलग आंकड़ों पर दिखता है। पर जो सबसे चिंताजनक चीज़ है, खपत नहीं बढ़ रही है, खपत में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सर, अंतिम तिमाही में आमतौर पर सरकार के खर्च में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर इन आंकड़ों को देखकर समझने की कोशिश करें तो सरकार के खर्च की स्थिति क्या बताती है? सर हाँ, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। अंतिम तिमाही में सरकार का खर्च बढ़ता है, लेकिन इस तिमाही में सरकार का खर्च बढ़ता नहीं दिखाई दिया। और पूरे साल का आंकड़ा जब हम देखते हैं, जो पूरे साल के आंकड़े को हमने जब करीब से देखा, हम चार्ट खोलकर देखते हैं, तो दरअसल पूरे साल में 2022-23 के दौरान सरकार के खर्च में कमी आई है। अगर आप सालाना आधार पर देखें तो केवल 0.1% की बढ़ोतरी दिखाई देती। और यह बढ़ोतरी इस बात को बताती है कि पिछले साल सरकार ने एक साल पहले जो इतना खर्च किया था उसकी तुलना में सरकार ने कोई बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं किया सालाना आधार पर, और उसका असर हमें दिखाई दिया इस जीडीपी के एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में। लेकिन उसे सपोर्ट किया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ने, जो कि लास्ट क्वार्टर में आया है। तो सरकार का खर्च बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा इस पूरे साल में, आखिरी तिमाही में भी नहीं बढ़ा। और इसलिए अगर आप पूरे सालाना आधार पर आकलन देखें तो भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% रही, जो 9.1% थी उससे पिछले साल में, और उसमें एक बड़ा कंपोनेंट था सरकार का खर्च। सरकार के खर्च के कारण तो सरकार के बजट के दबाव, उसके कंस्टेंट और सरकार के खर्च में कमी का असर हमें दिखाई दिया है इस साल की आर्थिक विकास दर पे। बुधवार को देश की वित्त वर्ष 2022-23 के जीडीपी ग्रोथ के साथ अप्रैल के लिए कोर सेक्टर की ग्रोथ के आंकड़े भी जारी हुए। अप्रैल के दौरान कोर सेक्टर की ग्रोथ सिर्फ 3.5% रही, जो 6 महीने का निचला स्तर है। 8 कोर सेक्टर में से 4 सेक्टर
में उत्पादन की ग्रोथ घटी है। कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाले पेट्रोलियम और रिफाइनरी प्रोडक्ट के उत्पादन की ग्रोथ अप्रैल के दौरान 1.5% घटी है। इसके अलावा कच्चे तेल के उत्पादन में 3.5% की गिरावट आई है। नेचुरल गैस का उत्पादन 2.8% गिरा है और बिजली उत्पादन में 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सीमेंट, स्टील, कोयला और फर्टिलाइजर उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है इन सेक्टर्स में। सर, अप्रैल की शुरुआत हम इस नंबर के साथ कर रहे हैं, अब क्या उम्मीद करें अगले साल की जीडीपी को लेकर? अब यहाँ से, अब चूंकि ये तो पिछले साल का आंकड़ा था, चूंकि अर्थव्यवस्था में पिछले साल के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जानने के लिए, और अभी बीती हुई तिमाही का आंकड़ा है क्योंकि इसी बेस पर अगली तिमाही का, अगले साल का लक्ष्य शुरू होगा। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि हम आने वाले समय की बात कर रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड समझना जरूरी है इन आंकड़ों के हिसाब से। पहली चीज़ तो ये कि भारत में 7% की विकास दर का ये आखिरी साल था फिलहाल। अब इसके बाद भारत की आर्थिक विकास दर 7% से नीचे की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेवल करेगी, यानी 6% के आसपास ट्रेवल करेगी। तेज विकास दर कोविड की मंदी से बाद उसका उबरने के बाद उसका पेंटअप डिमांड आना, वो सारी प्रक्रिया जो पिछले 2 साल में चली थी उसका ये आखिरी तिमाही थी और ये साल अब खत्म हो गया। अब आप ऐसा माने कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के दौरान एक गहरे कुएं में, एक गड्ढे में गिर गई थी, वहाँ से उसने धीमे धीमे चढ़कर ऊपर आने की कोशिश की, और उस ऊपर आने की कोशिश की तो उसमें बेस इफेक्ट का असर हमें दिखाई दिया। ऊपर आकर अब वो समतल मैदान पर आकर खड़ी हो गई है, यानी कि जब 31 मार्च 2022-23 का साल खत्म हुआ तब तक वो सारे असर खत्म हो गए। अब यहाँ से अगले सफ़र के लिए तैयारी शुरू होगी, और यहाँ से जो संभावनाएं हैं, जो कि आज सरकार के आर्थिक सलाहकार की तरफ से भी बात कही गई, जो आंकड़े हम पढ़ रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि अगले साल की भारत की विकास दर, यानी उस साल की जिस साल में हम हैं इस समय, 23-24 की आर्थिक विकास दर बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत अब इस रिकवरी की प्रक्रिया को, जो पेंटअप डिमांड के साथ आई थी, बाकी चीज़ें आई थी, उसे कितनी ताकत से, कितनी मजबूती के साथ आगे ले जा सकता है। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें जो आकलन हमको मिल रहे हैं, क्रिसिल का भी आकलन आया है, उस हिसाब से भारत की आर्थिक विकास दर 2023-24 में 6% तक ही रह सकती है, 6 से 6.5% के आसपास रह सकती है। सरकार का मानना है कि 6.5% की ग्रोथ रेट इवनली बैलेंस्ड है, यानी दोनों तरफ है, या तो ये 6.5% रहेगी या इससे नीचे भी जा सकती। 3 बड़े फैक्टर्स हैं भारत की आर्थिक विकास दर को में इस साल के लिए जिनका असर पड़ेगा। एक, सरकार के पास फिस्कल स्पेस खत्म हो चुका है, आपने देखा पिछले साल खर्च नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, इसलिए पूंजी की लागत बढ़ रही है। तीसरी चीज़ ये कि महंगाई के बार बार आने वाले दौर अभी बने रहेंगे। और चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अभी डिमांड नहीं है। ये 4 बड़े फैक्टर हैं जो फैक्टर अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर को, यानी इस वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर को प्रभावित करेंगे। तो 7% की आर्थिक विकास दर का दौर यहाँ से चक्र पूरा होता है। लंबे समय के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 7 से नीचे की ट्रेजेक्ट्री में, 7% से बिलो 7% की ग्रोथ रेट के दायरे में रहेगी। और यहाँ से अब बहुत मेहनत के साथ सरकारों को, निवेशकों को बहुत मेहनत के साथ इस विकास दर को उठाकर कम से कम 7% की मंजिल तक तो लाना ही होगा। हालांकि 7% की विकास दर से भी भारत की ज़रूरतों के हिसाब से वो कतई पर्याप्त तो नहीं है। 8 से 9% की मिनिमम विकास दर भारत को चाहिए। तो ये अगले साल का आउटलुक है, ये मौजूदा वित्त वर्ष का आउटलुक है जो इन आंकड़ों के साथ हमें मिल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान महंगाई की वजह से सरकार की कमाई में हुई बढ़ोतरी ने सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में मदद की है। 22-23 के दौरान वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.4% बचा है, जो 21-22 के दौरान जीडीपी का 6.7% था। कुल मिलाकर सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 17,33,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा हुआ है, जो सरकार के अनुमान से करीब 22,000 करोड़ रुपए कम है। संशोधित बजट अनुमान में सरकार ने 17,55,000 करोड़ रुपए के वित्तीय घाटे की संभावना जताई थी। वित्तीय घाटे में सर किस चीज़ ने असर किया? शुभम, पिछले साल के वित्तीय घाटे में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हमें दिखाई दी। एक तो ये कि जो आरबीआई का डिविडेंड आया बाद में, उसने वित्तीय घाटे को संभालने में मदद की। दूसरी चीज़ है कि हमने अभी आपको बताया कि सरकार ने खर्च में कटौती की, खर्च में कमी की, जिसके कारण पिछले साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य संतुलित किया गया। लेकिन अब जो जीडीपी के नंबर आ रहे हैं वो राजकोषीय घाटे के लिए आने वाले समय में चुनौतीपूर्ण है। जीडीपी के आंकड़ों में एक और दिलचस्प चीज़ दिखाई दे रही है कि क्वार्टरली आधार पर भारत की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें तेज गिरावट आई है, 11.4% से 10.4% पर आ गई है। और क्योंकि जीडीपी की महंगाई के साथ आने वाली ग्रोथ WPI से, थोक मूल्यों से निर्धारित होती है, और उसका असर सरकार के टैक्स रेवेन्यू पर, टैक्स कलेक्शन पर पड़ता है। तो अगले साल अगर थोक मूल्य सूचकांक कमजोर रहता है, थोक की महंगाई कम रहती है, तो उसका असर हमें सरकार के रेवेन्यू पर भी नजर आएगा। तो सरकार की जो अगले साल की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अगर 10% से नीचे रहती है, 10% के आसपास रहती है, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है, यानी अगर 6-6.5% की जीडीपी ग्रोथ रेट कांस्टेंट प्राइस पर और 6% के आसपास की 5% की महंगाई दर रहती है, तो अगले साल सरकार के राजस्व में शायद उतनी बढ़ोतरी हमें नहीं दिखेगी जितनी बढ़ोतरी हमें
पिछले साल की आर्थिक विकास दर के दौरान दिखी थी। देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ में लगातार सुधार हो रहा है। मई के दौरान मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 58.7% दर्ज की गई, जो 31 महीने का सबसे बेहतर आंकड़ा है। इससे पहले अप्रैल के दौरान भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 57.2% थी। पीएमआई का आंकड़ा 50 से ऊपर हो तो माना जाता है ठीक ठाक है, ग्रोथ है। 50 के नीचे इस आंकड़े को अच्छा नहीं माना जाता। ये एक और अपडेट था, मैक्रो नंबर डिस्कस करें तो ये नंबर भी आया था, जो मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम.के. जैन ने बैंकों से कहा है कि बैंक अपने यहाँ निवेशकों के हितों के बजाय पैसा जमा करने वालों के हितों का ज़्यादा ख्याल रखें, उन्हें तरजीह दें। उन्होंने बैंकों के बोर्ड को बैंकिंग से जुड़े संकट पर नज़र बनाए रखने और समय रहते उस संकट को दूर करने के उपाय पर काम करने को कहा है। जैन बुधवार को बैंकों के निदेशकों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उसी संबोधन में उन्होंने ये बयान भी दिया है। क्यों कह रहे हैं सर ऐसा डिप्टी गवर्नर? ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है और ये उस समय आया है जिस समय बैंकिंग व्यवस्था में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि बैंक अपना सच छिपा रहे हैं। दरअसल ये बात बैंकिंग की एक ऐसी सच्चाई है जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने स्वीकार की कि भारत के बैंक शेयर होल्डर्स के नहीं, डिपॉजिटर्स के बैंक हैं। दुनिया की तुलना में भारत के बैंकर्स में बैंकों को मिलने वाली प्रमुख पूंजी तो हमारी आपकी बचत ही है, जमा ही है, जिस जमा की पूंजी से वो किसी दूसरे को भी कर्ज देते हैं और सरकार को भी कर्ज देते हैं। और इसलिए डिपॉजिटर्स का रोल भारतीय बैंकों में ज़्यादा बड़ा है, बजाय इसके कि यूरोप के या अमेरिका के बैंक जो काफ़ी कुछ पैसा निवेशकों से जुटाते हैं बॉन्ड के जरिए या केंद्रीय बैंक से उधार लेते हैं। भारत में ज़्यादातर पैसा बैंकों में डिपॉजिट आम लोगों का है। इस समय ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि बैंक लगातार पिछले 2-3 साल से बैंक डिपॉजिट की विकास की दर में तेज गिरावट देख रहे हैं। ताज़े आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भारत में बैंकों की जमा दर तेज़ी से गिरी है और उसका असर भारत की फिनेंशियल सेविंग्स पर पड़ा है। अभी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बिगड़ा हुआ है बैंकों को ज़्यादा डिपॉजिट चाहिए ताकि आने वाले समय में वो ज़्यादा कर्ज दे सकें। इसलिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी, स्पेशल स्कीमें लाने, इन सब की कोशिश चल रही है। इस तरफ इशारा करता है आरबीआई गवर्नर का बयान कि बैंक डिपॉजिटर्स का ध्यान रखिए, पूंजी वही दे रहे हैं। शेयर होल्डर तो बैंक में एक छोटा सा हिस्सा लगाते हैं और उससे अपना रिटर्न ले रहे हैं और भारतीय बैंकों में तो अधिकांश में सबसे बड़ी शेयर होल्डर सरकार ही है। सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है। इससे भी आप संकेत मान सकते हैं कि बैंक आने वाले समय में जमा पर ब्याज दरों में कटौती से पहले थोड़ा सोचेंगे और इसलिए आपको थोड़े लंबे समय तक बचत पर बेहतर ब्याज दरों का लाभ मिल सकता है। आगे बढ़ते मनी सेंट्रल झटपट की ओर। अदानी ग्रुप अपने सीमेंट कारोबार का विस्तार कर सकता है और सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ाने को लेकर छोटी कंपनी के अधिग्रहण की योजना भी बन सकती है। ग्रुप ने पिछले साल अंबुजा और एसीसी 2 कंपनियों का अधिग्रहण किया था। 2027 तक सीमेंट उत्पादन की सालाना क्षमता को बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल एसीसी और अंबुजा दोनों कंपनियों की सालाना सीमेंट उत्पादन क्षमता 7 करोड़ टन है, 7 करोड़ टन से कम है फिलहाल। उधर एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अदानी ग्रुप अपनी 3 कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर $3.5 अरब जुटा सकता है। अगली खबर अमेरिका से। अमेरिका में कर्ज की लिमिट बढ़ाने और सरकारी खर्चों पर लिमिट तय करने वाला डेट सीलिंग बिल वहां की संसद में पास हो गया। बुधवार रात को इस बिल पर वोटिंग हुई। वोटिंग में 314 सांसदों ने पक्ष में तथा 117 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला। इस बिल के पास होने से अमेरिका में कर्ज डिफॉल्ट का खतरा फिलहाल के लिए टल गया है। बाल बाल अमेरिका बच गया है। सरकार ने कोल इंडिया में हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव दिया है। ऑफर फॉर सेल के जरिए कंपनी की 3% हिस्सेदारी की बिक्री की जाएगी। सरकार कंपनी में करीब 9.24 करोड़ शेयरों की यानी 1.5% हिस्सेदारी की बिक्री करेगी। अतिरिक्त बोली आने पर इतनी ही बिक्री को और करने का विकल्प भी रखा गया है। कंपनी के शेयर का फ्लोर प्राइस 225 रुपये तय किया गया है, जो मौजूदा भाव से करीब 7% नीचे। हालांकि इसके बाद आज शेयर में गिरावट देखने को मिली थी। रिटेल और नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ऑफर फॉर सेल 1 और 2 जून को जारी होगा। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के लिए आज से ऑर्डर करना महंगा हो जाएगा। ONDC ने अपनी इंसेंटिव की व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला किया है। अब कीमतों में डिस्काउंट पर एक कैप यानी सीमा लगेगी। मौजूदा समय में अगर इस समय प्लेटफॉर्म के जरिए हर दिन 13,000 तक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ONDC के तहत नए सेलर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए कई इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। साथ ही ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए खरीदारों को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है। सर कोई टिप्पणी आपकी? 2-3 खबरें झटपट में महत्वपूर्ण है, जिनको झटपट समझना जरूरी
जरूरी। कोल इंडिया का ऑफर फॉर सेल लाया गया अचानक आनंद फानन में। 4200 करोड़ रुपए सरकार इसे जुटाना चाहती है। खुल गया है 2 दिन का ऑफर फॉर सेल है, यानी सरकार को तात्कालिक तौर पर अभी अपने बजट के मैनेजमेंट के लिए और खर्चों के लिए कोल इंडिया की हिस्सेदारी बेचनी पड़ी है। 3% हिस्सेदारी बिकेगी, जिससे कि 2 दिन के भीतर 4200 करोड़ रुपए जुटाए जाने की संभावना है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका में डेट सीलिंग का यानी कर्ज संकट का शटडाउन का खतरा टल गया है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जिस तरीके की खींचतान और तनातनी चल रही थी, उसकी तुलना में कांग्रेस से जिस तरह से बिल पास हुआ वो काफ़ी बदला हुआ स्वरूप था। पक्षपात को छोड़ के या राजनीतिक मतभेदों को छोड़कर बायपार्टीजान ढंग से इस बिल को पास किया गया, जिसमें कि इसके पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट पड़े। अब यहाँ से ये सीनेट जाएगा और सीनेट के बाद इसे 5 जून से पहले इस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन के दस्तखत होने हैं, क्योंकि 5 जून को अगर ये पास नहीं हुआ तो फिर अमेरिका में डेट संकट आने का खतरा है। लेकिन अब संभावनाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। सीनेट से मंजूरी के बाद ये राष्ट्रपति की मेज पर पहुँचेगा। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर। लेकिन कुछ ज़रूरी खबरें जो आप आज मनी 9 की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। जैसे सेबी ने कार्वी का लाइसेंस रद्द कर दिया। कार्वी तो डूब गई, आपका पैसा कैसे मिलेगा अगर फंसा है तो? अगर आप ये जानना चाहते हैं विस्तार से, मनी 9 की वेबसाइट पर पहुंचिए। इसके अलावा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके घर में आप कितना सोना रख सकते हैं, क्या लिमिट है, सरकार के नियम क्या है, पहुँचिए, पता चलेगा आपको तत्काल। होटल और रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो जाएगा, क्या वजह है आप जान सकते हैं मनी 9 की वेबसाइट पर पहुँचकर। और प्लेटफॉर्म टिकट से भी आप ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। ये थोड़ी अलग तरीके की खबर है, यूटिलिटी खबर है कि आपको पता है कि अगर आपके पास केवल प्लेटफॉर्म टिकट है तब भी आप ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या नियम है, ये सब कुछ आपको मनी 9 की वेबसाइट पर पता चलेगा। फटाफट पहुंचिए मनी 9 की वेबसाइट पर। कल फिर आएंगे नया मनी सेंटर लेके। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।